ये एक जॉम्बी किंग था, जिसका दिल धड़कना भूल चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस मासूम लड़की पर पड़ी, उसका जुनून खतरनाक मोहब्बत में बदल गया। क्या वह उससे बच पाएगी? जानने के लिए देखिए ये वायरल सी ड्रामा एक्सप्लेनेशन। पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि पूरे शहर में एक खतरनाक जॉम्बी वायरस फैल चुका होता है। न्यूज़ चैनल बार बार अनाउंस कर रहे होते हैं कि जो भी लोग अभी सेफ हैं वो जल्द से जल्द सेफ बेस पर पहुंच जाएं, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब सीन कट होता है हमारे स्कूल की ओर, जहां हमारी फीमेल लीड शाओ स्नैक्स लेने गई होती है। अपने सारे क्लासमेट्स के लिए वो जान जोखिम में डालकर अकेले बाहर जाती है और जॉम्बीज से बचते बचाते क्लासरूम तक पहुंचती है। क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर वो आवाज लगाती है, सीनियर जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं सारे स्नैक्स लेकर आ गई हूं और देखो मुझे किसी जॉम्बी ने काटा भी नहीं है। तभी उसका सीनियर जो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। शाओ बड़े गर्व से अपना बैग दिखाती है और कहती है, इसमें मैंने तुम सबके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, बिस्किट और स्नैक्स लाए हैं। जो फटाफट बैग पकड़ लेता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। और मज़ेदार ये कि वो शाओ को अंदर आने ही नहीं देता। अंदर सारे स्टूडेंट्स मज़े से स्नैक्स बांटकर खाने लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाओ रोते गिड़गिड़ाते हुए बाहर खड़ी कह रही होती है, सीनियर मुझे भी अंदर आने दो ना। तभी जो कि फ्रेंड लिन उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें क्या लगा जो तुम्हें लाइक करता है वो तो बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर स्नैक्स मंगवाता रहा। ये सुनकर शाओ की हालत खराब, वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। फिर गुस्से में लाल होकर चिल्लाती है, ठीक है अब तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। या फिर गुस्से में वो माइक उठा लेती है और जोर जोर से बोलना शुरू करती है, जॉम्बी भाइयों यहाँ आ जाओ, इधर तुम्हें फ्रेश मीट मिलने वाला है। अंदर के स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर कहते हैं, "अ, शाओ पागल हो गई हो क्या? ऐसे मत करो, जॉम्बीज सच में आ जाएंगे।" लेकिन शाओ तो हार्ट ब्रेक मोड में होती है। वो अपने टूटे दिल का गाना तक गाने लगती है, जैसे कोई दुखी सिंगर। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि सचमुच पूरा जॉम्बी ग्रुप उसकी तरफ आ रहा है। अब उसकी हालत खराब। वो रोने लगती है, मुझे मरना नहीं है। इसी दौरान पीछे से कोई भारी भरकम फाइटर स्टाइल में सारे जॉम्बीज को मारता हुआ आता है। और ये कोई और नहीं, हमारे ड्रामे का मेन लीड जी होता है। सब जॉम्बीज को खत्म करके वो शाओ की तरफ हाथ बढ़ाता है। शाओ खुशी से झट से उसका हाथ पकड़कर उससे हग कर लेती है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। वो पीछे देखती है कि उसने अकेले ही इतने सारे जॉम्बीज को मार गिराया है, तो पूछती है, तुम इतने औसम कैसे हो? लेकिन जैसे ही वो जी का चेहरा देखती है, उसकी चीख निकल जाती है, जॉम्बी। वो डा वो डर कर भागती है। उसे लगता है कि जी उसे बचाने नहीं बल्कि खाने आया है। वो जल्दी से अपनी प्लस वाली चेन दिखाती है, लेकिन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ताबीज जलाती है रहफ, वो भी काम नहीं करता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास हथियार भी है। वो बंदूक निकालती है और वो तो खिलौने की गन निकलती है। अब तो उसकी हालत और भी खराब। जी उसे बिना कुछ बोले उठा लेता है और कहीं लेकर जाता है। पीछे क्लास के स्टूडेंट्स उसे उठता देखकर सोचते हैं, अब तो शाओ की खैर नहीं। दूसरी तरफ जी उसे एक शांत जगह पर ले जाता है और उसे देखकर पुरानी बातें याद करने लगता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब जी जॉम्बी बना था, उसके हाथ में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में शाओ की फोटो थी। यही वजह है कि वो शाओ को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसकी रक्षा करता है। शाओ की आंख लगते ही उसे एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि जी उसके पास आता है और उसे काट रहा है। ये सपना इतना डरावना होता है कि वो अचानक चीखकर उठ जाती है। उठते ही वो जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। हाय, तो उस जॉम्बी ने सच में मुझे खाया नहीं था। अच्छा हुआ ये सिर्फ सपना था। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसी समय सामने से खुद जी आ रहा होता है। शाओ की जान फिर से अटक जाती है और वो तुरंत हाथ जोड़कर बोलने लगती है, जॉम्बी भाई प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। देखो, लड़का और लड़की बहुत अलग होते हैं। अगर तुम मुझे खाओगे ना तो दूर से ऐसा लगेगा कि तुम मुझे किस कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज समझो। पर जी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अचानक एक तौलिया उठाकर उसके चेहरे और हाथों को साफ करने लगता है। शाओ का डर अब आसमान छूने लगता है। ओह गॉड,
ये मुझे खाने से पहले साफ कर रहा है। कोई मुझे बचाओ। वो रोते चिल्लाते कहती है, मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो। इससे अच्छा तो मुझे तुरंत मार दो। तभी वो देखती है कि जी उसके सामने बैठ गया है, तो वो जल्दी जल्दी उसे मनाने लगती है। देखो, प्लीज मुझे मत खाना। तुम चाहो तो मुझे पालतू बना लो। मुझे भी जॉम्बी बना दो। मैं तुम्हारी लिटिल ब्रदर बनकर रहूंगी, पक्का। वो अपना हाथ आगे कर देती है ताकि जी वहीं से उसे काट ले। जी उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि शाओ उसे रोकती है। रुको, पहले मैं अपने हाथ को समझा दूं। सुनो हाथ, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा लगेगा। पर अचानक जी उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही शाओ का शरीर जी से टच होता है, वो अचानक खुश हो जाती है। ओहो, इस जॉम्बी की बॉडी तो कितनी स्ट्रांग और कूल है। लेकिन तभी उसकी उंगली से निकले खून को अपने मुंह में डालता है। शाओ फिर डर कर चिल्लाती है, ये तो गया। अब ये मेरा खून पीकर मुझे ही पी जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि जी तो बस उसका खून रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। वो डर से शांत हो जाती है और सोचती है, ओह, ये तो मुझे खा ही नहीं रहा। इसी दौरान पास के कोनों में छुपकर सारे जॉम्बी मिनियंस इन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक असिस्टेंट तो जलकर कहता है, बॉस ने कभी हमारी इतनी केयर नहीं की। मुझे तो देखकर भी नहीं दिया। और इस इंसानी लड़की की इतनी फिक्र। थोड़ी देर बाद जी शाओ को अपनी बाहों में उठाकर किचन में ले जाता है और उसे काउंटर पर बैठा देता है। शाओ फिर से डरने लगती है, अब तुम पक्का ये मुझे पकाकर खाएगा। वो तुरंत मिन्नतें करनी शुरू कर देती है, प्लीज मुझे मत खाओ। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अच्छा सा बनाऊंगी, प्लीज। वो खुद ही फ्रिज की तरफ जाती है और बोलती है, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला देती हूँ। तुम खाना खा लोगे तो शायद मुझे छोड़ दोगे। जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, उसे बहुत सारे पैकेट फूड दिखते हैं। बिस्किट, नूडल्स, डेवन स्नैक्स। शाओ तो खुशी से उछल पड़ती है, वाह, यहाँ तो इंस्टेंट नूडल्स भी है। लेकिन तभी जी गुस्से में उन सभी पैकेट्स को एक एक करके फेंक देता है। शाओ हक्का बक्का, अरे, तुम्हें पता भी है ये कितने कीमती होते हैं। हम इंसान तो महीनों से यही खाकर जिंदा है। उधर दूसरी तरफ क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स स्नैक्स खाकर भी भूखे बैठे हैं और शिकायत कर रहे होते हैं, हमने इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। ये थोड़े से स्नैक्स से क्या होने वाला था। काश शाओ जिंदा होती, वो हमारे लिए और स्नैक्स ला देती। लेकिन जो और लिन उसे बीच में ही टोकते हैं, उसकी बात छोड़ो, वो तो अब तक जॉम्बी के पेट में होगी। दूसरी ओर किचन में जी शाओ को इशारा करता है कि वो पैकेट फूड नहीं खाएगा। वो चाहता है कि शाओ उसके लिए फ्रेश खाना बनाए। शाओ की आंखें फैल जाती हैं, तुम जॉम्बी होकर फ्रेश खाना खाना चाहते हो? वाह, ये तो नया जमाना आ गया। इंसानों से भी ज्यादा रॉयल लाइफ जॉम्बीज जी रहे हैं। वो समझाती है, दुनिया में तो कोई ताजा खाना बचा ही नहीं है। हम इंसान खुद पैकेट फूड पर गुजारा कर रहे हैं। फ्रेश खाना कहां से लाओ? लेकिन जी फिर भी इशारा करता है कि उसे वही चाहिए। शाओ झुंझलाकर कहती है, तुम इंसान तो खाते नहीं, खाना है नहीं तो मैं करूं क्या? हवा पकाऊं? अचानक जी उसे एक नोट पकड़ आता है जिसमें लिखा होता है, सुपरमार्केट चलते हैं, शॉपिंग करेंगे। शाओ अपनी जगह जम जाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर हर जगह जॉम्बीज घूम रहे हैं और तुम, आगे की स्टोरी चाहिए लगेगा। शाओ डरते डरते जी से कहती है, देखो प्लीज मुझे मत खाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। जी उसे इशारा करता है, ठीक है जाओ। शाओ तुरंत किचन में भागती है और सोचती है, अब जान बचाने के लिए अपनी कुकिंग स्किल्स दिखानी ही पड़ेगी। उधर सीनियर सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है, खाली हाथ। सब सोचते हैं, अब क्या खाएंगे? सीनियर बताता है कि उसने बाहर शाओ को भी देखा था और वो जिंदा है। लिन ताना मारती है, अगर वो जिंदा भी है तो हमसे भी बुरी हालत में होगी। लेकिन दूसरी ओर शाओ तो मजे में जॉम्बीज के लिए टेबल सजा रही होती है। वो सबको हंसकर कहती है, चलो मजे करो, एंजॉय करो खाना। जॉम्बी चेले तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। शाओ इधर उधर देखकर पूछती है, लेकिन तुम्हारा बॉस कहाँ है? असिस्टेंट ड्राइंग में बताता है, वो नहाने गया है। शाओ हैरान, इतनी देर तक कौन नहाता है भला? तभी जी नहा कर आता है तो शाओ उसे स्पेशल वेलकम करती है। जॉम्बी किंग, आए बैठिए, खाना तैयार है। जी बैठता है तो शाओ उसके लिए खाना कट करके देती है, वाइन भी सर्व करती है। फिर पास आकर पूछती है, जॉम्बी किंग, और कुछ चाहिए? जी तुरंत लिखता है, इतना करीब मत आओ। शाओ फौरन पीछे हट जाती है और छेलों से कहती है,
चलो चलो एंजॉय करो, लेकिन खाना खाकर बर्तन जरूर धो देना। चेलों ने भी फटाफट हाँ कर दी। शाओ अंदर ही अंदर खुश। वाह, मैंने सारे जॉम्बीज को खुश कर दिया। सच में जॉम्बीज का दिल उनके पेट से होकर गुजरता है। खाना खाकर सारे जॉम्बी किसी मरे हुए की तरह सो जाते हैं। शाओ डर जाती है और उनकी सांसें चेक करने लगती है, कहीं ये मर तो नहीं गए। तभी जी पीछे से आ जाता है। शाओ घबरा कर बोलती है, देखो मैंने इन्हें जहर नहीं दिया। जी लिख कर देता है, ये सो रहे हैं। शाओ दंग, जॉम्बी भी सोते हैं? वो सोचती है, अब सब सो रहे हैं, भागने का यही मौका है। वो जी से कहती है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, और अपने कमरे में जाकर नेटवर्क ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसकी माँ का कॉल आ जाता है। माँ रोते हुए पूछती है, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों बंद था? मैं आकर ले जाती हूँ तुम्हें। शाओ कहती है, मॉम मैं ठीक हूँ, अभी तक किसी ने मुझे खाया नहीं है। माँ उसे कहती है, तुरंत सेफ बेस आओ, मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, किसी को हमारी बेटी को बुली नहीं करने देंगे। शाओ रोते हुए, थैंक्स मॉम। कॉल करते ही शाओ प्लान बनाती है, मुझे जॉम्बी किंग को बिना बताए यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी जी सामने खड़ा मिलता है। शाओ चीख पड़ती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम सोओगे नहीं? जी लिखता है, मुझे नींद नहीं आती। शाओ उसे समझाती है, ऐसा नहीं होता, सबको नींद आती है। वो उसे सुलाने की कोशिश करती है, पर जी इशारे से बताता है कि वह परेशान हो रहा है। तो शाओ उसे हेडफोन पहना देती है। लो, अब आराम से सो जाओ। जी मजे में सो जाता है। शाओ चुपके से बाहर निकलने लगती है। उधर उसके क्लासमेट्स सेफ बेस की ओर जा रहे होते हैं। लिन बोलती है, अगर शाओ जिंदा होती तो हम उसे साथ ले जाते, वो तो कब की मर चुकी होगी। उसी वक्त शाओ घर से बाहर निकलती दिखती है, सब सदमे में। ये तो जिंदा है और फ्रेश फूड खा रही थी। शाओ कहती है, मुझे देखकर शॉक हो गए? मैंने भी सोचा था तुम लोग मुझे ढूंढोगे। तभी एक लड़की मीठा चेहरा बनाकर आती है। शाओ तुरंत बोल देती है, एक्टिंग मत करो, जिस दिन सीनियर ने दरवाजा बंद किया था तुम भी उसके साथ थी। वो लड़की बहाना करती है, मैं क्या कर सकती थी, मैं सीनियर को रोक थोड़ी सकती थी। सीनियर भी एक्टिंग शुरू, हम तुम्हें बचाने आए हैं, चलो हमारे साथ। शाओ उसे धक्का मारती है और अकेली चलने लगती है। उसी वक्त जी का असिस्टेंट बाहर आता है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं, जॉम्बी आ गया। शाओ बोलती है, खाना खाकर तुम लोगों ने बर्तन नहीं धोए ना, जाओ धोकर आओ। असिस्टेंट तुरंत चला जाता है। स्टूडेंट्स हैरान। शाओ को जॉम्बी से बात करनी आती है। सब उसके पीछे चलते बाहर आते हैं। सेफ बेस के दो रास्ते होते हैं। सीनियर कहता है, हमारे साथ आओ, तभी तुम सेफ रहोगी। शाओ बोलती है, ड्रामा बंद करो, मुझे पता है तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं। लिन झड़कती है, तुम सीनियर पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सीनियर कहता है, मेरे पास हथियार है, मेरे साथ चलोगी तो जॉम्बी से बच जाओगी। शाओ जवाब देती है, जॉम्बी मेरे लिए खतरा है, लेकिन तुम लोग उनसे भी बड़े खतरा हो। तभी सीनियर सब स्टूडेंट्स को बताता है, असल में केवल शाओ की वजह से हम सेफ बेस में घुस पाएंगे, उसके पेरेंट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, सिर्फ उसी के पास एक्सेस है। सब भड़क जाते हैं, तो हमें वही अंदर ले जा सकती है? शाओ बोल देती है, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। लिन चिल्लाती है, देखो, ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। उधर शाओ के पेरेंट्स सेफ बेस में चिंता से भरे होते हैं। कॉल करते जा रहे हैं, पर शाओ का फोन नहीं लग रहा। उसी समय घायल पेशेंट्स आ जाते हैं, तो वो लोग उनकी मदद में लग जाते हैं। इधर सीनियर अपनी असलियत दिखाता है, अगर तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है तो तुम हमारे किसी काम की नहीं। अब तुम्हारा यूज हम जॉम्बी भगाने में करेंगे। वो तुरंत अपना हाथ काटकर खून शाओ पर लगा देता है। चलो भागो, जॉम्बी इसे पकड़ने आएंगे, तब तक हम सेफ। शाओ डर कर देखती है कि दर्जनों जॉम्बी खून की स्मेल पर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो दौड़ती है, जॉम्बी उसके पीछे। उसे एक बस दिखती है जिसका दरवाजा खुला है। शाओ भागकर बस के अंदर चली जाती है। जॉम्बी बाहर खड़े गुर्रा रहे होते हैं। शाओ अपने कान बंद करती है, अगर मैं नहीं सुनूंगी तो शायद डर नहीं लगेगा। वो रोते हुए सोचती है, इंसान मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जॉम्बी मुझे खाना चाहते हैं, और मेरे क्लासमेट्स जिनके साथ मैं रोज पढ़ती थी वो भी मुझे छोड़कर भाग गए। बहुत डर लग रहा होता है। इतने में अचानक जी वहां पहुंच जाता है और वह शाओ को अपने हेडफोन पहना देता है। शाओ जैसे ही जैक को देखती है तो वह तो खुशी हो जाती है। जी इशारों में बताता है कि जब तुम कुछ सुनोगी ही नहीं,
तो फिर डर भी नहीं लगेगा। फिर जी चुटकी बजाता है और बाहर धुआं फैलने लगता है। सारे जॉम्बीज बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद जी शाओ के लिए एक खूबसूरत ड्रेस लाया होता है और उसे दे देता है। शाओ हैरान होकर पूछती है, ये मेरे लिए? लेकिन इतनी अच्छी ड्रेस मैं किसे दिखाने के लिए पहनूं? तुम भी जॉम्बी हो, ये भी जॉम्बी है, सब जॉम्बी। तो जी उसे लिखकर बताता है, अपने लिए पहन लो। शाओ जैसे ही ड्रेस की कीमत पड़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये तो बहुत महंगी है। अब ये ड्रेस मुझे पसंद आ गई है और ये अब मेरी हुई। फिर वो जी से कहती है, जॉम्बी किंग, एक मिनट, आप उस तरफ मुड़ेंगे? मुझे ड्रेस पहननी है। जी सिर हिला देता है और मुड़ जाता है। वह अपने असिस्टेंट को भी इशारा करता है। वो भी मुंह घुमा लेता है और आंखें बंद कर लेता है। शाओ जल्दी से ड्रेस पहन लेती है और कहती है, ठीक है, अब देखो। जी जैसे ही मुड़कर उसे देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो धीरे धीरे उसके नजदीक आता है, जैसे उसे किस करने वाला हो। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और इशारे में बताता है कि बाहर शाओ के क्लासमेट्स आए हुए हैं। क्लासमेट्स दरवाजे पर खटखाने लगते हैं। शाओ, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। क्या तुम हमें मरते हुए देखना चाहती हो? बाहर जॉम्बीज भरे पड़े हैं। शाओ को तुरंत याद आ जाता है कि कैसे इन्हीं लोगों ने उसे जॉम्बीज के सामने छोड़ दिया था। वह जी से पूछती है, अगर मैं इन्हें अंदर नहीं लूंगी तो क्या तुम सोचोगे कि मैं बहुत क्रूर हूं? जी इशारों से कहता है कि फैसला उसके हाथ में है। फिर शाओ दरवाजा खोल देती है और सब जल्दी से अंदर भाग आते हैं। लड़कियां जय को देखकर फिसल जाने वाली होती हैं। ये तो कितना हैंडसम है। लेकिन लिन चिल्ला उठती है, तुमने इतना देर से क्यों खोलने? क्या तुम हमें कटवाना चाहती थी? शाओ का सीनियर उसका हाथ पकड़ता है लेकिन वो हाथ छटक देती है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लड़कियां उसे देखकर बार बार हैंडसम बोल रही हैं। वो अपना चेहरा छुपाता फिरता है। इतने में जी का असिस्टेंट बाहर देखकर इशारे करने लगता है। शाओ बताती है, ये कह रहा है कि सारे जॉम्बीज ने बस के टायर काट दिए हैं। वो सब बाहर ऐसे लाइन लगाए खड़े हैं जैसे रेस्टोरेंट के बाहर खाना लेने आए हों। अब सब डर जाते हैं। अब क्या करें? हमें जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए। लिन और उसके साथी एक दूसरे को इशारा करते हैं और अचानक दरवाजा खोलकर शाओ को बाहर फेंक देते हैं। लो, ये जॉम्बीज का ध्यान खींचेगी और हम निकल जाएंगे। जी ये देखकर गुस्से से भर जाता है। वो एक तेज सीटी बजाता है और जैसे ही आवाज होती है सारे जॉम्बीज शाओ से दूर हट जाते हैं। उसे काटने की बजाय सब चुपचाप वहां से चले जाते हैं। शाओ हैरान रह जाती है। इन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। अंदर खड़े सारे स्टूडेंट्स भी दंग रह जाते हैं। जॉम्बीज ने इसे कुछ किया ही नहीं। अब जी गुस्से में तड़पता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। सब डर जाते हैं। जी सीनियर के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। शाओ जब ये देखती है तो वो रोकने के लिए वह तुरंत आ जाती है और कहती है कि इसे मत मारो। तभी अचानक शाओ का सीनियर बंदूक चला देता है और जी को गोली मार देता है। ये देखकर लिन उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा निशाना तो कितना जबरदस्त था। सीनियर कहता है कि हाँ, मैं जानवरों को ऐसे ही मारा करता हूँ। शाओ इस समय जी की केयर कर रही होती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, इसने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसे ही मारने पर तुले हो। क्या अच्छाई का बदला कोई इस तरह देता है? क्या तुम लोग इंसान भी हो या नहीं? सीनियर कहता है, ये तो जॉम्बी है ना, ये हमारी मदद थोड़ी करेगा। लिन भी यहाँ शाओ को ताने मारती है कि कुछ लोग जॉम्बी किंग के साथ घूम रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। शाओ गुस्से में जवाब देती है, जॉम्बी है तो क्या हुआ? ये तुम लोगों से कई गुना बेहतर है। तभी लिन शाओ पर हाथ उठाने वाली होती है कि जी गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और रोक देता है। फिर वह सीनियर से बंदूक छीन लेता है और उसे शाओ को पकड़ा देता है। शाओ बंदूक उन लोगों की तरफ तान देती है तो वो डर कर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, कृपया हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। शाओ चिल्लाती है, तुम लोग कितने बेरहम हो। अगर त्याग करना इतना पसंद है तो खुद को ही कुर्बान कर लो, दूसरों को क्यों करते हो? और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग एक के बाद एक खुद को इस्तेमाल कर लोगे या एक दूसरे को ही मार दोगे। तुम लोग तो जॉम्बी से भी कई गुना निकम्मे हो। फिर शाओजी से कहती है, चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ और तुम्हारी गोली निकाल देती हूँ। फिर वहां से सब निकल जाते हैं।
असिस्टेंट भी इन लोगों को थोड़ा डराकर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद असिस्टेंट जी की गोली निकाल देता है। जी इशारे से बताता है कि अब शाओ को उसके स्टीचेस करने दो। वह अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। शाओ जैसे ही जी को टच करती है, उसे दर्द होता है। शाओ पूछती है, क्या जॉम्बी को भी दर्द होता है? जी सिर हिलाकर हाँ कहता है। शाओ कहती है, तो क्या पेन केन कम करने के लिए हम कुछ और ट्राई करें? तभी जी उसे किस कर लेता है। शाओ मुस्कुराकर उसे फिर किस करती है और कहती है, क्यों ना हम फिर से ट्राई करें। जी उसे दोबारा किस करता है और शाओ बहुत खुश होकर कहती है, अब तुम तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, इसलिए मैं हार मानती हूँ। फिर शाओ पूछती है, क्या तुमने इससे पहले कभी किसी इंसान या ज़ॉम्बी के साथ छोटा इंसान बने लाने के लिए ट्राई किया है? जी लिखकर बताता है कि यह उसकी पहली बार है। शाओ हैरान होकर कहती है, यह तुम्हारी पहली किस थी? फिर वह और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे एप्स को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अच्छे से स्टिच कर दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। वह तुरंत लाइटर से सुई गर्म करती है और इसे कहती है, कोई विश मांग लो। शाओ विश करती है कि उसे कम दर्द हो। और जी मन ही मन विश करता है कि शाओ हमेशा खुश रहे। शाओ स्टीचेस पूरा करके कहती है, हो गया। वह सोचने लगती है, पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत सिंसियर लड़की हूं और अपने पहले प्यार के पीछे पागल हूं, लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं तो कितनी थकी हुई इंसान निकली। तभी शाओजी के गले में एक नेकलेस देखती है और पूछती है, एक ज़ॉम्बी होकर तुम ये कौन सा नेकलेस रोज पहने रहते हो? उधर दूसरी तरफ शाओ की माँ अस्पताल में अपने पति के साथ होती है। वह कहती है, मेरा नेकलेस गुम हो गया है जिसमें मैंने शाओ की फोटो लगाई थी। अब मुझे डर लग रहा है कि शाओ अभी तक सेफ बेस पर भी नहीं आई। कहीं उसे कुछ हो न गया हो। शाओ के डैड कहते हैं, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। तभी शाओ के सारे क्लासमेट्स वहां पहुंच जाते हैं। माँ उन्हें पहचान जाती है क्या, और गेटियाज कहती है, तुम लोग शाओ के क्लासमेट्स हो ना? क्या शाओ तुम लोगों के साथ नहीं आई? सीनियर बताता है, शाओ को जॉम्बी किंग अपने साथ किडनैप करके ले गया है। सुनते ही मॉम शॉक हो जाती है। फिर डॉमशर्ट्स कहते हैं, फिर क्लासमेट्स कहें कि हम लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए और वह उसे अपने साथ ले गया। उधर जी शाओ को वह नेकलेस देखने नहीं देता। शाओ चिढ़कर कहती है, इतना क्या इसे बचाकर रख रहे हो? तभी अचानक शाओ के फोन पर उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम रोते हुए कहती है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उस जॉम्बी किंग ने तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ है? शाओ तुरंत मॉम से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। शाओ पूछती है, मॉम आपको ये सब कैसे पता चला? मॉम बताती है, तुम्हारे सारे क्लासमेट्स यहाँ हॉस्पिटल आए थे और तुम्हारे उस सीनियर ने मुझे यह सब बताया। वही लड़का जिसे तुम बहुत पसंद करती थी। शाओ तुरंत बोल पड़ती है, मॉम अब उसके बारे में बात मत करो। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। तभी डैड फोन लेकर बात करने लगते हैं और कहते हैं, आखिर तुम कब उस जॉम्बी किंग को मारकर यहाँ वापस आ रही हो? शाओ ये सुनकर दंग रह जाती है कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। उधर हम देखते हैं कि जी को इन लोगों की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही होती है। शाओ अपने डैड से कहती है, डैड सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। डैड उसे समझाते हैं, क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं कर रही हो? क्या तुम हमारे पास वापस नहीं आना चाहती? देखो, जॉम्बी कभी भी इंसानों के दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए उसे किसी भी तरह मार दो और जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। शाओ हैरान होकर पूछती है, डैड आप कह रहे हैं कि मैं उस जॉम्बी किंग को मार दूं? डैड कहते हैं, देखो तुम्हारे पास 3 दिन है, किसी तरह प्लान बनाओ और उसे खत्म करो। और अगर तुम नहीं कर पाई तो मैं लोगों को लेकर खुद वहां आऊंगा तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। ये कहकर डैड कॉल कट कर देते हैं। फिर शाओ वापस जी के पास आती है, उसे कहती है, असल में बैंक क्रेडिट कार्ड का कॉल आया था। दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग अभी भी लोगों को परेशान करना बंद नहीं कर रहे, अब भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। शाओ कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? आओ मैं तुम्हें अच्छा सा सामसाज दे दूं ताकि तुम बेहतर महसूस करो। जी अपना सिर उठाकर उसके ऊपर रखकर लेट जाता है। इसने अपना सबसे कमजोर हिस्सा मुझे इतनी जल्दी दिखा दिया। उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा था, जॉम्बी किंग का सबसे नर्म और सबसे कमजोर हिस्सा उसका सिर है। उसी पर वार करके उसे पूरी तरह मारा आजाज करता है। तभी दरवाजा खुलता है और जी का असिस्टेंट अंदर आता है और इशारों में कुछ बताने लगता है। जी लिखकर शाओ को दे रहा है कि तुम मुझे मारना चाहती हो।
शाओ तुरंत कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट फिर और इशारों से कुछ समझा रहा होता है। फिर जी कहता है, मुझे इस पर भरोसा है। शाओ राहत से मुस्कुराती है और जी के पास बैठकर कहती है, सुना तुमने? इसने मेरी जान बचाई है। मैं इसे क्यों मारूंगी? मैं इतनी भी खराब नहीं कि ऐसा काम करूं। फिर शाओ पूछती है, लेकिन तुम्हारे असिस्टेंट ने मेरी कॉल की बातें कैसे सुनी? जी लिखकर बताता है, जॉम्बीज को दूर दूर की बातें भी साफ सुनाई दे जाती हैं। शाओ सोचती है, यानी इसने भी मेरी कॉल की हर एक बात सुन ली। जी अपने असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा कर देता है। फिर शाओ उसे समझाती है, देखो तुम इतने पावरफुल हो, एक ही बार में सबको मार गिराते हो। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा पाऊंगी? जी उसका हाथ पकड़कर इशारे में बताता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। फिर उसे अपनी और उसकी मॉम की कॉल की बात याद आती है और उसे अच्छा लगता है कि शाओ ने साफ कहा था कि वह उस सीनियर को पसंद नहीं करती। जी फिर लिखता है, अगर तुम यहां से भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शाओ कहती है, मैं क्यों भागूंगी? और पहली बात, तुम्हें इतनी चोट लगी है तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जी पूछता है, सच में? शाओ कहती है, बिल्कुल सच में। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। शाओ कहती है कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर जी तो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। वह उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आती है और हंसते हुए पूछती है, जेंटलमैन, आपको कोई स्नैक्स चाहिए? जी उसका हाथ पकड़ता है, उसे उठाकर अपने ऊपर बैठा लेता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। शाओ भी हंसने लगती है और दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते रहते हैं। कुछ देर बाद शाओ जी से कहती है, अब तक तो तुम्हारी चोट ठीक हो गई होगी, है ना? तुम तो जॉम्बी हो, तुम्हारी बॉडी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हील करती है। जी उसका हाथ पकड़कर अपने एब्स पर रख देता है। शाओ उसे टच करके बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक उसके हाथ में खून लग जाता है। शाओ घबरा कर कहती है, तुम्हारी चोट तो ठीक होने के बजाय और बढ़ गई है। जी सिर हिलाकर हाँ कहता है। फिर शाओ उसका कपड़ा हटाकर उसकी चोट देखकर चिंतित हो जाती है। तभी जी का असिस्टेंट अंदर आता है और दोनों को इस तरह देखकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। शाओ उसे समझाती है, तुम गलत मत समझो, हम कोई बच्चों के लिए मना की गई हरकत नहीं कर रहे थे। मैं बस इसकी चोट देख रही थी। शाओ फिर कहती है, तुम लोग चोट को चाटकर ठीक कर लेते हो ना? जी अचानक उसे किस करने लगता है। शाओ उसे तुरंत दूर करती है और कहती है, अरे, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही थी, मैं कह रही थी अपनी चोट पर करो। जी लिखकर बताता है, मैं अपनी चोट तक कैसे पहुंचूं? शाओ कहती है, हाँ तुम तो पहुंच ही नहीं सकते, चलो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ला लाती हूँ। वह जाने लगती है तो जी उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम सच में मेरी फिक्र करती हो? शाओ मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स फिक्र करती हूँ, इसलिए तो दवा लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर निकल जाती है। शाओ अब मेडिसिन खरीद रही होती है। तभी एक लड़का उसे देख लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता था। शाओ उसे पहचान जाती है और कहती है, हाँ, तुम वही हो जिसे मैं कैंडी लिया करती थी। लड़का बताने लगता है, मैं तुम्हारी मॉम के लिए मेडिसिन लेने आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम उन्हें देखने नहीं चलोगी? चलो जल्दी चलो। वह शाओ का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। उधर जी का असिस्टेंट वो बैग लेकर आता है जिसमें शाओ मेडिसिन भर रही थी। वह इशारों से बताता है कि उसे वहां बस यही मिला, लेकिन शाओ वहां नहीं थी। ये देखकर जी और ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं शाओ उसे छोड़कर भाग तो नहीं गई। इधर शाओ जब घर पहुंचती है तो अपनी मॉम को बेड पर लेटा देखकर डर जाती है और सोचती है कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके डैड मॉम को उठने को कहते हैं। मॉम उठकर कहती हैं, बहुत भूख लग रही है, अब सहा नहीं जाता। शाओ ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके डैड उन्हें विटामिन डी की मेडिसिन देते हैं, वही दवा जिसे वह लड़का लेने गया था। फिर शाओ के मॉम डैड उसे एक लैब में लेकर जाते हैं। शाओ पूछती है, मॉम ये कौन सी जगह है? मॉम बताती है, ये लैब है, याद है बचपन में तुम एक बार यहाँ छुप कर आई थी? शाओ फ्लैशबैक में चली जाती है और उसे याद आता है कि यहाँ एक बच्चा बंद था जिससे वह मिला करती थी। शाओ पूछती है, डैड यहाँ जो बच्चा था उसका नाम क्या था? वह कांच पर जमी मिट्टी हटाकर नाम पढ़ने ही वाली होती है कि तभी डैड को कॉल आ जाती है।
डैड कहते हैं चलो डिनर का टाइम हो गया है, और फिर उसके मॉम डैड उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। के मॉम डैड उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं और बताते हैं कि आज वे उसे उसकी कजिन के घर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी कजिन की फैमिली ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। उनका कहना होता है कि वहाँ बहुत अच्छा खाना बना है और सब लोग साथ में समय बिताएंगे। शाओ के मॉम डैड खुद भी इस बात से खुश होते हैं कि कजिन के घर अच्छे अच्छे पकवान मिलेगी। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, उसकी कजिन बड़ी शान से इतराते हुए बताने लगती है कि उनके पास इतना अच्छा खाना इसलिए है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अमीर है और वही सब कुछ उन्हें भेजता है। कजिन की मॉम भी उसी अंदाज में गर्व से कह रही होती है कि देखो हमारे पास कितना बढ़िया बढ़िया फूड है, सब उसके दम पर। फिर अचानक कजिन शाओ का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम तो बिना ठीक से खाए कितनी पतली हो गई हो। शाओ मन ही मन सोच रही होती है कि हाँ हाँ, मैं तो रोज स्नैक्स खाकर ही पतली हुई हूँ। जब ये लोग टेबल पर रखा खाना खोलते हैं तो शाओ हैरान रह जाती है कि ये तो बस पैकेट वाला फूड है जिसे वो लोग इतना लग्जरी खाना बता रहे थे। वे सब इस पैकेट फूड को ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे कोई बहुत महंगा डिनर हो। वो लोग कहते भी हैं कि जॉम्बीज का इतना आतंक फैल चुका है कि कई लोगों को तो इतना अच्छा खाना देखने को भी नहीं मिलता। इतने में शाओ टीवी पर न्यूज़ देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जिस इलाके में शाह का घर है, आ, वहां भी जॉम्बीज फैल चुके हैं। ये सुनते ही शश के मॉम डैड उसे साइड में ले जाते हैं और गंभीर होकर पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़के को अपने घर पर छुपा रखा है। पहले तो शाओ घबराती है, फिर मान भी लेती है और कहती है हाँ, एक लड़का है, बहुत ही गोरा गोरा सा, वही घर पर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी अपने असिस्टेंट से यह खबर सुन लेता है कि शाओ अपने माता पिता के साथ सेफ बेस पहुंच गई है। यह सुनते ही जी फौरन वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सेफ बेस में एंट्री लेने से पहले सभी लोगों का पूरा चेकअप किया जा रहा होता है। जब जी की बारी आती है तो गार्ड्स तुरंत नोटिस करते हैं कि उसका हाथ अजीब तरह से बहुत ठंडा है। वे उसका तापमान चेक करने ही वाले होते हैं कि तभी शाओ दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और जी के ऊपर कूदकर उसे एक सकड़ पकड़ लेती है। शाओ उसे धीरे से फुसफुसाकर बोलती है कि अगर वह अपनी असली पहचान छुपाना चाहता है तो उसे साथ में अच्छे से प्रिटेंड करना पड़ेगा, वरना सबको पता चल जाएगा। फिर वो दोनों वहीं लोगों के सामने पति पत्नी होने का नाटक करने लगते हैं। शाओ सभी को बता देती है कि ये उसका हस्बैंड है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने शादी की और किसी को बताया भी नहीं, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं। शाओ चंपते हुए कहती है कि उसने अपनी शादी को अभी सीक्रेट ही रखा था। तभी कोई पूछता है कि जी चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं। शाओ तुरंत जवाब देती है कि वह म्यूट है, यानी बोल नहीं सकता। सब लोग मान लेते हैं। इसके बाद शाओ जी को समझाने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इंसानों के बीच रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। दोनों चलने लगते हैं कि तभी वे एक सिक्योरिटी गार्ड से टकरा जाते हैं। वह गार्ड जो म्यूट है इशारों में खूब गुस्सा करता है कि तुम लोग देखकर नहीं चल सकते क्या। उसके साथ ही गार्ड जी से पूछते हैं कि तुम भी तो गूंगे हो ना, तो तुम्हें साइन लैंग्वेज आती होगी, हमारे भाई को जवाब दो। शाओ घबरा जाती है कि क्या जी को साइन लैंग्वेज आती भी होगी या नहीं। लेकिन जी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इशारों में बातें करने हैं और बोलता है कि तुम्हारी डॉग सी आंखें थीं जो हमसे टकरा गई। शाओ जी को देखकर खुश हो जाती है कि ये कितना टैलेंटेड है और कितनी आसानी से सब संभाल लेता है। फिर वह जी से पूछती है कि उन्होंने क्या कहा। जी उसे नोट पर लिखकर देता है कि गार्ड तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कि तुम क्यूट हो, स्मार्ट हो, बहादुर हो। शाओ यह सुनकर शर्मा जाती है और कहती है कि इतनी भी तारीफ की जरूरत नहीं थी। लेकिन अचानक दोनों गार्ड मिलकर उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। शाओ फिर जी से पूछती है कि क्या यह भी मेरी तारीफ है। जी हाँ में लिखकर दे देता है। शाओ तुरंत कहती है थैंक यू, और फिर वह और जी भी दोनों गार्ड्स को जवाब में मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। गार्ड्स हार मानकर बोलते हैं कि जाने दो, इस लड़की से बहस करके कोई फायदा नहीं। तभी म्यूट गार्ड की गर्लफ्रेंड आती है और वो कोई और नहीं, शाओ की कजिन ही होती है। वह उसे प्यारे अंदाज में बेबी बेबी कह रही होती है। शाओ हंसते हुए बोलती है कि मैं तो इसे अंकल कह रही थी और तुम इसे बेबी बुला रही हो। कजिन गुस्सा होकर कहती है कि इतना क्या हंस रही हो, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ का सबसे अमीर है,
उसके पास इतना मीट है जबकि लोगों को खाने तक को कुछ नहीं मिलता। शाओ जी से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ खाने की कमी है, तो मैं अपने मॉम डैड के लिए कुछ लेकर आती। जी उसे इशारे से बताता है कि फ़िक्र मत करो, मैं हूं ना। वे दोनों जाने लगते हैं कि तभी कजिन रुकने का इशारा करती है। वह जी की महंगी घड़ी देखकर कहती है कि अगर तुम ये घड़ी मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें अपने हाफ मीट का हिस्सा दे दूंगी। जी और शाओ उसकी ये बात सुनकर उसे घड़ी नहीं देते, बल्कि जी उल्टा वह घड़ी शाओ को दे देता है। शाओ बड़ी खुशी से पूछती है ये मेरे लिए, और दोनों उन्हें जलाते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब शाओ अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड पहले से ही खाना बना रहे होते हैं। वे खुश होकर कहते हैं कि उनकी बेटी ने तो पहले से ही बहुत सारा खाना घर में रख छोड़ा है। शाओ फ्रिज खोलती है और देखती है कि उसमें ढेर सारा खाना भरा है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब जी ने ही किया होगा। खाने की खुशबू बाहर तक जाती है, तो कजिन की फैमिली भी वहां पहुंच जाती है और शाओ के घर का सारा अच्छा खाना देखकर जलने लगती है, पर फिर भी गुस्से में कुछ खाए बिना वहां से चले जाते हैं। शाओ और उसके मॉम डैड उन्हें मुस्कुराकर बाय बाय कर देते हैं। इसके बाद उसके मॉम डैड कहते हैं कि चलो बेटा, अब तुम बैठो और खाना खाओ। फिर शकी मॉम उसे बर्थडे केक दिखाती है और विश मांगने को कहती है। केक देखकर शाओ को जी की याद आ जाती है। वह कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और तेजी से वहां से निकलकर जी को ढूंढने चली जाती है। हम देखते हैं कि जी लैब में पहुंच चुका होता है और अपना बचपन याद कर रहा होता है। कैसे उसे उसी लैब में कैद किया गया था और उसके ऊपर रिसर्च चलता था। तभी एक छोटी बच्ची उससे मिलने आती थी और उससे बातें करती थी। इतने में शाओ वहां आ जाती है हाथ में केक लेकर। वह मुस्कुराकर कहती है ये लो तुम केक खाओ। फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वह बताती है कि यहाँ पहले एक छोटा बच्चा रहता था और वह बचपन में उसे चोरी छुपे मिलने आया करती थी। शाओ सोचती है कि शाओ ने धीरे धीरे उस छोटे बच्चे का नाम पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने नाम पूरी तरह पढ़ा उसका दिल धक धक करने लगा और उसे झटका सा लगा। तभी उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जी है। वह चौंक कर बोलती है मतलब ये तुम ही हो। जी फौरन उसे लिखकर देने लगता है कि तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है, ये मेरी फैमिली की लैब है। फिर जी उसे विस्तार से अपनी कहानी बताने लगता है। वह लिखकर बताता है कि कैसे उसके डैड ने यह पता लगाते ही कि उसके अंदर एक खास प्रकार का बल्ड है, उसे खुद रिसर्च के लिए इस लैब में लेकर आए। उनका मकसद था कि उसके ब्लड से वायरस का इलाज करने वाली दवा बनाई जाए और दुनिया के लोगों की मदद की जा सके। वह आगे लिखता है कि उसके डैड ने खुद मुझे सैक्रिफाइस किया ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और फिर वही बेटा, जो अब जी है, एक नंबर वन जॉम्बी बन गया। शाओ हैरानी और गुस्से के बीच बोलती है, तुम्हारे डैड ने ऐसा किया? यह बिल्कुल भी मजाक जैसी बात नहीं है। वह जी के डैड के ऊपर गुस्सा होने लगती है। जी उसे धीरे धीरे संभालते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। शाओ फिर कहती है मुझे तुम्हें किस करना है, लेकिन मैं ये तुम्हारी मर्जी से करना चाहती हूँ। जी भी धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। उनका ये रोमांस जारी रहता है और धीरे धीरे दोनों कमरे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक शाओ को आवाज सुनाई देती है कि उसकी मॉम आ गई है। तुरंत ही शाओ जी को पर्दे के पीछे छुपा देती है। उसके मॉम डैड आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारे रूम में कोई है। शाओ जल्दी से बहाना बनाती है, नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मॉम डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो तुम रोमांस करना चाहती हो तो आराम से करो, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि अगर कोई बेबी हो गया तो अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है कि हम उसे संभाल सके। शाओ शर्माते हुए कहती है कि मॉम डैड ऐसा कुछ भी नहीं है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह जी से कहती है अब मुझे इतना ज्यादा एम्बरेसिंग फील हो रहा है कि लगता है मैं किसी दूसरे प्लेनेट पर चली जाऊं। जी हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। शाओ फिर कहती है हम क्या तुम्हें ऐसे टाइप की लगती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। फिर जी उसे धीरे से किस करने लगता है और उनका रोमांस फिर जारी रहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जी पूरे ग्रुप के साथ काम कर रहा होता है। वहां सारी लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती हैं कि शाओ का हस्बैंड सच में। उसी समय शाओ का वही निबर भाई पहुंच जाता है और वह जी की तरफ इशारों में अपनी नाराजगी दिखाने लगता है।
शाओ जलकर अपने नेबर को चिल्लाती है कि उसने उसके हस्बैंड को चोट पहुंचाई। शाओ जी के पास जाकर उसकी केयर करने लगती है। लेकिन जब वह देखती है कि जी की चोट तो पहले ही ठीक हो चुकी है तो जोर से चिल्लाती है, तुम नाटक कर रहे थे। जी मुस्कुराते हुए बताता है कि वह सिर्फ जेल से हो रहा था। शाओ यह सुनकर हंसती है और खुश हो जाती है। तभी अचानक उसका वही सीनियर उन्हें साथ में देख लेता है और सोचता है कि यह जॉम्बी यहाँ आया हुआ है। वह सबके सामने जी की पोल खोलने लगता है कि वह एक जॉम्बी है। लेकिन कोई भी विश्वास नहीं से जी का मास्क हटाकर उसका चेहरा सबको दिखाने लगता है। लेकिन सभी लोग अभी विश्वास नहीं करते क्योंकि जी बिल्कुल परफेक्ट इंसान जैसा दिख रहा होता है। शाओ सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही इसका मेकअप हाँ किया हुआ था। सभी लोग सीनियर को चिल्लाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है और किसी को भी ज़ॉम्बी बताकर डराने की कोशिश कर रहा है। शाओ जी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर शाओ जी को अपने मॉम डैड से में मिलवा कर कहती है, मॉम डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम डैड बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी की जोड़ी अच्छी लग रही है। तभी शाओ की मॉम जी के पास अपना नेकलेस देखती हैं और पहचान जाती हैं कि यह उनका है। शाओ कहती है, हाँ तभी तो मुझे ये जाना पहचाना लगा। वह लॉकेट खोलकर देखती है कि इसमें उसका ही फोटो है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जी को असल में ये नेकलेस लैब से मिला था और उसने शाओ को ढूंढते हुए बाहर जाते समय ये नेकलेस साथ रखा। तब शाओ जॉम्बी से बचते हुए भाग रही थी और तभी जी ने उसे बचाया। जॉम्बीज ने उस पर हमला किया और जब उसे काट लिया गया तो वह जॉम्बी बन गया। शाओ ये सब समझकर जी को गले लगाकर कहती है, मतलब तुम इतने समय से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। तभी शाओ के मॉम डैड को पता चलता है कि ये वही जॉम्बी किंग है। वे डरने लगते हैं। शाओ कहती है, मॉम डैड इसने कभी किसी को नहीं मारा और मुझे कितनी बार बचाया है। डैड कहते हैं, लेकिन ये तो जॉम्बी है। मॉम कहती है, बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर दोनों मॉम डैड उनके रिश्ते के लिए सहमति दे देते हैं। मॉम शाओ को समझाती हैं कि रोमांस करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। शाओ शर्माते हुए सिर हिलाती है। शाओ और जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ का सीनियर जी को मारने के लिए प्लान बनाता है। उसने पहले से शाओ को किडनैप कर रखा था और जी को धमकाता है, अगर तुम चाहते हो कि शाओ को कुछ ना हो तो तुम्हें खुद को चाकू से मारना होगा। जी उसकी बात मान जाता है और अपने आप को चाकू मार लेता है। सीनियर कहता है कि अब वह शाओ को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहां मौजूद लोग जी की साइड ले लेते हैं और चिल्लाते हैं कि यह जॉम्बी तुमसे बेहतर है। सीनियर को चोट लगती है और वह वायरस से जॉम्बी बन जाता है। लोग तुरंत उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद जी शाओ के पास जाकर उसकी रस्सी खोलता है। शाओ उसे चोट लगी देखकर रोने लगती है। जी उसे आश्वस्त करता है, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर शाओ और जी दोनों अपनी हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। शाओ के मॉम डैड जॉम्बी वायरस के लिए दवा बनाने में सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जी भी अब नॉर्मल इंसान बन जाता है और एक फेमस सीईओ बनकर सक्सेसफुल हो जाता है। शाओ और जी पति पत्नी बन जाते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ बिताते हैं। अंत में शाओ अपने सपने से जागती है और चिल्लाती है कि जॉम्बी अटैक हुआ। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, शाओ कोई जॉम्बी नहीं आया। क्लास खत्म होती है। शाओ सोचती है, मतलब मैं सपना देख रही थी। तभी क्लास में जी आता है और शाओ को मिलकर कहता है, देखो मेरी आंखें लाल नहीं है, यानी अब मैं जॉम्बी नहीं हूं और तुम्हें नहीं खाऊंगा। शाओ मुस्कुराकर कहती है, तो अब तुम मुझे खाने वाले नहीं हो। जी हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं नहीं खाने वाला हूं। और वह उसे धीरे से किस करने लगता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जॉम्बी एडवेंचर स्टोरी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। हमें बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा रोमांचक लगा और अगले मूवी एडवेंचर के लिए आप क्या देखना चाहेंगे। तो तैयार रहें क्योंकि अगली मूवी में और भी ज्यादा धमाका, रोमांस और रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। कौन जानता है अगली बार कौन सा रहस्य खुल जाएगा और कौन सा जॉम्बी नया अटैक करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मिस मत कीजिए अगली मूवी का मजा।